हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में महाजनपदों से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया था, जिसमें प्राचीन काल के सभी 16 महाजनपद शामिल थे। और आज की जो हम वीडियो लेकर के आए हैं उसमें जो मौर्य काल था उससे बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप लोग क्लास में जुड़िएगा और इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाणक्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वह लिखा गया है संस्कृत भाषा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें चाणक्य की अगर बात करें तो चाणक्य के जो नाम था बचपन का, इसका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है विष्णुगुप्त और कौटिल्य किसके नाम थे, या एक कोई पूछ ले कि विष्णुगुप्त किसका नाम था या कौटिल्य, तो ये चाणक्य के नाम थे। ठीक है, अन्य नाम की अगर बात करें अगर बात करें इनके पिता, तो इनके जो पिताजी थे वो थे चड़क। ठीक है ना, चड़क निषाद। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? चड़क निषाद था। ठीक है ना, इनका जो जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 375 ईसा पूर्व। ठीक है, 375 ईसा पूर्व आचार्य चाणक्य का जन्म हुआ था। ठीक है, ये तक्षशिला में प्रोफेसर थे। अगर बात करें इनके डिग्री की, तो ये कौन थे? ये प्रोफेसर थे। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, के दरबार में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ये पहले घनानंद के यहाँ काम करते थे, यानी वहाँ पे ये जो है उनके दरबार में एक बढ़िया पद पे नियुक्त थे। लेकिन क्या हुआ, घनानंद ने जब इनको इनके पद से बाहर कर दिया, तो इन्होंने घनानंद को समूल नष्ट करने का प्रण लेके वहाँ से चले आए। ठीक है, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने तैयार किया, और उसके बाद घनानंद का जो वंश था उसका विनाश करके वहाँ पे क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठा दिया। यानी मगध की गद्दी पर फिर कौन बैठ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कब? तो 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को किसने राजा बनाया था, ये बात अगर कही जाए तो ये आचार्य चाणक्य ने। कब? तो 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये इसके भी काल में प्रधानमंत्री थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के भी शासन काल में। और इसका जो पुत्र था बिंदुसार, तब भी उसके भी दरबार में चाणक्य थे। ठीक है, क्योंकि चाणक्य की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 283 ईसा पूर्व में। ठीक है, 283 ईसा पूर्व में मृत्यु इनकी कब हुई थी? 283 ईसा पूर्व में। और बात करें कि बिंदुसार गद्दी पे कब बैठा था, तो 298 ईसा पूर्व में बैठा था। तो तब भी चाणक्य जो है उन्हीं के दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चाणक्य से रिलेटेड बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि किसको भारत का मैकियावेली कहते हैं, तो वह है चाणक्य। ठीक है, जैसा कि आगे क्वेश्चन लगा भी हुआ है, इसको पहले देख लीजिएगा आप लोग। ये क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। इनके पत्नी की अगर बात पूछ ले तो उसका नाम था सोमवती। ठीक है, चलो आगे। किसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है? देखो, जैसा कि अभी बताएं कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो आचार्य चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की है। ठीक है, आगे इंडिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अगर इंडिका की बात करें तो मेगास्थनीज जो था इसके द्वारा इंडिका लिखी गई है। ठीक है ना, इंडिका में मौर्य काल से रिलेटेड सभी चीजें बताई गई हैं। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य का पता किससे चलता है?
तो इंडिका से, जो मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर द्वारा किसके दरबार में भेजा गया था? तो मेगास्थनीज जो आया था वह किसके दरबार में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर, जैसा आपको बताया गया है कि सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। ठीक है, सिकंदर का, ठीक है, सिकंदर का थल सेनापति था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो था कहाँ का शासक था? तो यह यूनान का शासक था। ठीक है, यूनान का शासक था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया तो इसने अपने पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है, हेलेना का विवाह, हेलेना का विवाह क्या कर दिया? किसके साथ कर दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हेलेना का विवाह कर दिया। ठीक है, तो अगर बात करें कि कब जो है ये युद्ध हुआ था, तो यह हुआ था 305 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये रहे सेल्यूकस निकेटर से और चंद्रगुप्त के बीच बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कब मगध में मौर्य वंश की स्थापना की गई? अगर मगध में बात करें मौर्य वंश की स्थापना की, तो 322 ईस्वी में आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो अगर संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कब किया था? तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि 322 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। ठीक है, अगर बात करें इस वंश का नाम मौर्य वंश क्यों पड़ा, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी माता जो थी, चंद्रगुप्त की माता जो थी उनका नाम था मूर। ठीक है ना, मूर। ठीक है ना, इनको आम भाषा में मूरा कहा जाता था, मूरा नाम से पुकारा जाता, तो इनका नाम था मौर्य, मूर नाम था। तो मूर का जो संस्कृत भाषा में अर्थ होता है संस्कृत में, तो संस्कृत में इसका अर्थ होता है मौर्य। संस्कृत में अर्थ क्या होता है? मौर्य। तो इनके माँ के नाम पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश का नाम क्या रखा? मौर्य वंश। ओके, अगर बात करें ये टोटल कब से कब तक, 322 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन रहा। ठीक है, और 185 में इसका जो अंतिम शासक था वृहद्रथ, उसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। ठीक है ना, कौन था अंतिम शासक की अगर बात करें तो अंतिम शासक तो था वृहद्रथ, जिसे किसने मार दिया था? पुष्यमित्र
शुंग ने, ठीक है, इसने मार दिया और नए वंश की स्थापना कर दी। कब? तो 185 ईसा पूर्व में। ओके, चलो ये रहे इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला देख लेते हैं। और अगर बात करें इसके बाद शासक कौन हुआ, तो पहले चंद्रगुप्त था, ठीक है। उसके बाद इधर देख लेते हैं, चंद्रगुप्त के बाद 298 में इसका जो लड़का हुआ, ठीक है, 298 ईसा पूर्व में इनका लड़का बिंदुसार गद्दी पर बैठा, बिंदुसार गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के बाद फिर क्या हुआ, 276 ईसा पूर्व में अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक जो है गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो सम्राट अशोक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? अगर प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जो प्रथम, ठीक है ना, भारतीय साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि दक्षिण में भी इन्होंने सर्वप्रथम विजय की थी और सर्वप्रथम पश्चिमी क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में विजय करने वाले ये पहले शासक थे, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बात तो भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और इनका सपना था आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का कि संपूर्ण भारत में जो है एक ही राजा शासन करे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि हर राज्य को मिलाते चले गए, जो खुशी से मिल रहा था तो उनको खुशी से शामिल कर लिया अपने नीचे, और जो खुशी से नहीं मान रहे थे तो उनसे युद्ध किया और उनको अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो दक्षिण विजय इन्होंने की थी सर्वप्रथम, दक्षिण विजय किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बात करें जो पश्चिम क्षेत्र था, जैसे गुजरात वाला, मालवा वाला, ठीक है, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र, ठीक है ना, तो इन क्षेत्रों पे भी सर्वप्रथम किसने विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना था? ठीक है ना, जो पाटलिपुत्र में महल बना था वह बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज का बना था? तो लकड़ी का बना था। ओके, आगे, किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? अगर सुदर्शन झील की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहेंगे, लेकिन अगर इसकी जगह पुष्यगुप्त आ जाए, ठीक है, क्या नाम मिल जाए? गुप्त, ठीक है ना। ये कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त जो राजा थे इनका राज्यपाल था, ठीक है ना, राज्यपाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसने जो है पुष्कर उसका सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसने? पुष्यगुप्त ने, ठीक है ना, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और पुष्यगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, राज्यपाल था, ठीक है। ओके, इनके दरबार में ये राज्यपाल थे, इन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 में राजा बने। उसके बाद इन्होंने दक्षिण भारत की विजय की, पश्चिम भाग मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात में विजय प्राप्त की, और ईरान तक इन्होंने जो है अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को जो है पराजित किया और उनकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। और उसके बाद जब इनका अंतिम समय था तो ये जैन धर्म के एक साधु थे, ठीक है, जिनका नाम था भद्रबाहु, ठीक है, जैन धर्म के साधु थे, जैन धर्म के साधु, क्या नाम था? भद्रबाहु। उन्हीं के साथ ये कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है।
तो ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ कर्नाटक चले गए और तपस्या करते हुए यहीं पे अपनी जीवन की अंतिम दिन यहाँ अपने जीवन के अंतिम दिन ये बिताए और यहीं पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्यारोहण के पूर्व अशोक कहाँ का प्रांतीय शासक था? जब अशोक का राज्यारोहण नहीं हुआ था, ठीक है, तो अशोक उज्जैन का जो है प्रांतीय शासक था। ठीक है, कहाँ का? उज्जैन का। ओके, उसके बाद फिर अशोक का राज्यारोहण हुआ। कब हुआ? तो 276 ईसा पूर्व में इसका राज्यारोहण हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन वह मौर्य शासक है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कौन वह मौर्य शासक है जिन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया था? तो बौद्ध धर्म का पालन सिर्फ सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बहुत ही विनाशक जब दृश्य देखा तो इनका मन जो है भयभीत सा हो गया। इन्होंने सोच लिया कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, अब जो है हमें जो है धर्म की ओर मुड़ना चाहिए। तब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, और इनके अगर पूर्वजों की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की या बिंदुसार की, तो वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, जैसा कि अभी बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के जो अनुयायी थे यानी साधु थे, भद्रबाहु, उनके साथ वो चले गए श्रवण बेलगोला, ठीक है, कर्नाटक, और वहाँ पे तपस्या करने लगे। जो बिंदुसार थे वो भी जैन धर्म के समर्थक थे। ठीक है, और जो सम्राट अशोक थे ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। यह जहाँ जहाँ पे गौतम बुद्ध गए थे, ठीक है, जो सम्राट अशोक थे, तो ये जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध गए थे उन्हीं के पद चिन्हों पर जा करके जो है पूरा यात्रा किया था। ठीक है ना, और उसके बाद जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो वहाँ पे क्या किया इन्होंने, कर मुक्त कर दिया उस क्षेत्र को। ठीक है ना, वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि अब यहाँ के निवासियों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? तो सम्राट अशोक को प्रियदर्शी, देवानाम्प्रिय, अशोक वर्मन, वर्धन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इन सभी नामों से इसको पुकारा गया है। ठीक है ना, अशोक को देवताओं का प्रिय बताया गया है। ठीक है, और इनके अगर पिता की बात करें बिंदुसार की, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्रघात। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? अमित्रघात। कौन कहते थे? तो यूनान शासक कहते थे। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? दुश्मनों का नाश करने वाला। ठीक है, और अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसको जो वो था उससे तो जो विदेशी राजा थे उनसे तो उसके अच्छे व्यवहार थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। देखो जैसा कि क्वेश्चन आ ही गया कि अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध इन सभी देशों के साथ थे, मिस्र के साथ भी, सीरिया के साथ भी, मकदूनिया के साथ भी, यानी उपर्युक्त सभी। तो जो अशोक था बिंदुसार का बेटा, इसके जो है सभी देशों के साथ अच्छे व्यवहार थे, मित्रतापूर्ण व्यवहार थे, और इनके पिता के व्यवहार जो है अन्य राजाओं के साथ यानी अन्य देश के राजाओं के साथ ठीक नहीं थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? तो कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक नंदराज था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। वहाँ का शासक कौन था? नंदराज। किसके बीच हुआ था? तो नंदराज और अशोक। नंदराज और
अशोक के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जब ये युद्ध हुआ था तो यहीं से अशोक ने जो है धर्म की ओर रुख किया और इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि इसमें बहुत ही भयानक जो है विनाश हुआ था। अगर बात करें कलिंग पड़ता कहाँ है, तो कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, कलिंग उड़ीसा। ठीक, और अगर बात करें कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, कलिंग युद्ध का किस स्तंभ में, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ये चीज़ लिखिएगा। ठीक है, कि किस स्तंभ में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। चलो ठीक है, कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ था, जिसको 185 ईसा पूर्व में, ठीक है, 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक है, और जो है शुंग वंश की स्थापना कर दी। ओके, तो अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। कब मौर्य वंश का अंत हो गया, तो 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हो गया था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को किसके द्वारा इलाहाबाद लाया गया था, तो कौशाम्बी अभिलेख जो था उसको जहांगीर ने कौशाम्बी से उखड़ा कर कहाँ ले आया, या इलाहाबाद में उसको लाकर गड़वा दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख पर बनी आकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है, तो सारनाथ स्तंभ में जो अभिलेख है, ठीक है ना, 4 सिंहों वाला, 4 सिंह जो है लिए गए हैं ना, 4 सिंह। ठीक है, तो 4 सिंह जो बने हैं उसी को भारत सरकार ने लिया है सारनाथ स्तंभ अभिलेख से। ठीक है ना, सारनाथ स्तंभ अभिलेख से लिया गया है। यह किस चीज का प्रतीक है, तो यह है शक्ति का प्रतीक। ठीक है, शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक माना गया किसको, इसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने मेरठ तथा टोपरा से अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था, तो मेरठ तथा टोपरा से फिरोज शाह तुगलक ने स्तंभों को कहाँ मंगवा लिया, दिल्ली मंगवा लिया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम पढ़ा था। कब, 1835 में। ठीक है, 1835 में इसने पढ़ा था। ठीक है, और शिलालेखों को पता कब लगाया गया था, तो 1750 ईस्वी में इसका जो है पता लगाया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किसने गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था, तो वो मौर्य ही थे। ठीक है, मौर्यों ने क्या किया था, जो गांव का शासन था उसको स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना, यानी यहीं के लोग जो है, यहीं के लोगों में से एक को जो है इस पद पर नियुक्त किया जाएगा और यहाँ का शासन उसी के हाथ में दे दिया जाएगा, वही यहाँ की बागडोर संभालेगा। ठीक है, जैसे आज की डेट में प्रधान करते हैं ग्राम पंचायतों का। ठीक है, आगे बात करें 20वें क्वेश्चन की, तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी, तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी, पड़। ठीक है, पड़ जो होता था वह चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, चांदी का सिक्का था, यही इसकी राजकीय मुद्रा थी। ठीक है,
अगर बात करें, ये तो चांदी की मुद्रा थी, सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो सुवर्ण, सुवर्ण कहा जाता था सोने की मुद्रा को। ठीक है, ओके। निष्क की बात करें, निष्क किस चीज की मुद्रा को कहा जाता था, तो तांबे की मुद्रा को, तांबे की मुद्रा को। ठीक है, तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था, निष्क। ठीक है, चलो आगे। और इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था, तो आगे मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे, देखो वही चीज मिल गया फिर से। तो तांबे को सिक्कों को क्या कहते थे, मासक। ठीक है, निष्क नहीं, मासक कहते थे। ठीक है, मासक कहते थे तांबे के सिक्कों को। ठीक है, और पड़ कहते थे चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में भी किया जाता था। जो आज की नगर पालिका है, तो वहां पे कौन सा ऐसा काम है जो मौर्य काल में भी किया जाता था। ठीक है, तो वही चीज पूछ रहा है। तो अभी जो आप लोग देखते होंगे कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण होता है। ठीक है, तो यह तब भी होता था, यानी मौर्य काल में भी यह चीज की जाती थी। ठीक है, मौर्य काल में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण बनवाया जाता था। ठीक है, जिससे जनसंख्या का पता चलता रहता था कि कितने लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, इसकी बात करें, मौर्यकालीन शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था, तो तक्षशिला जो है सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था मौर्यकालीन शिक्षा का। ठीक है, तक्षशिला में ही कौन प्रोफेसर थे, तो आचार्य चाणक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम्राट अशोक की पत्नी थी। तो कारुआकी भी थी, पद्मावती भी थी, और पुष्यर सिद्धिक्षा भी थी। ठीक है ना, पुष्यर सिक्था। ठीक है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगर कारुआकी की बात करें, तो यह इनका जो है उल्लेख एक स्तंभ में भी किया गया है, जिसमें इनके दान का बखान किया गया है। ठीक है ना, दान के बारे में बताया गया है। ठीक है, दान के लिए यह प्रसिद्ध थी। ठीक है, दान देने के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था। तो अशोक के जो पुत्र था, एक अशोक का और एक पुत्री थी। ठीक है ना, तो इन्हीं को श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था, जिसका नाम था संघमित्रा और महेंद्र। ठीक है, महेंद्र पुत्र था इनका, संघमित्रा पुत्री थी। इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका भेज दिया, किस लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह दृढ़ता से और मजबूती से बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।